क्लास 12 की केमिस्ट्री विषय के अंतर्गत चैप्टर 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हमारी दूसरी क्लास है। और मैंने पहली क्लास में आप लोगों को ये बताया है कि जो आपकी एकक कोष्ठिका के प्रकार के अंतर्गत सरल घनी एकक कोष्ठिका होता है और काय केंद्रित एकक कोष्ठिका और फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, ये क्या होता है, इसमें परमाणुओं की संख्या को कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया। यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने कहा था कि इसके अगली क्लास में आप लोगों को हम ये बताएंगे कि जो FCC होता है, BCC होता है, SCC होता है, इसमें जो है हम संकुलन दक्षता की गणना कैसे करते हैं। बताएंगे आपको कि संकुलन दक्षता क्या होती है और कैसे गणना करेंगे FCC में और BCC में और SCC में। आज की इस क्लास में यहाँ पर आप लोगों को विद कैलकुलेशन आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जो संकुलन दक्षता होती है या संकुलन प्रवाह जिसको बोला जाता है, ये क्या होती है। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं भाई पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए, इसमें मैंने बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको 2 लाइन में परिभाषा लिख के बताया, इसको समझाते हैं। देखिए, इसमें बताया गया है कि किसी क्रिस्टल जालक में कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो उसके अवयवी कणों द्वारा घेरा गया हो, वह क्रिस्टल की संकुलन दक्षता कहलाती है, संकुलन प्रवाह कहलाता है। कहने का मतलब जो है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बर्तन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बर्तन है, ठीक है ना। तो इसमें जो उपलब्ध स्थान है, इसके अंतर्गत जो आयतन है, इसका जो कुल उपलब्ध स्थान है, इस उपलब्ध स्थान में जो अवयवी कण हो, इसमें क्या बताया गया कि उनके अवयवी कणों द्वारा, इसमें मान लीजिए हमने कुछ गोलियां डाल दी हैं, तो जो गोलियां हैं वो जब इसके आयतन में आएंगी तो कुछ ना कुछ स्थान घेरेंगी। तो इन गोलियों के द्वारा जो स्थान घेरा गया है, ठीक है ना, घेरा गया है, वह क्रिस्टल की संकुलन दक्षता कहलाती है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो क्रिस्टल जालक होता है, घन होता है, आपका सभी को पता है घन होता है क्रिस्टल जालक, ठीक। इसमें जो होता है अवयवी कण होते हैं, मैंने आपको बताया था कि इनके जो है कोनों पर स्थित होते हैं। SCC जालक में फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में फलक पर छाव फलकों पर स्थित होते हैं, ठीक है, और अंतः केंद्रित में इसके केंद्र में एक स्थित होता है, ठीक है ना। तो जो ये अवयवी कण इस क्रिस्टल जालक में उपस्थित उपलब्ध स्थान जो है, उसमें जो स्थान ये अवयवी कण इनके घेरते हैं, वह क्या कहलाती है, इस क्रिस्टल जालक की संकुलन दक्षता कहलाती है। संकुलन दक्षता का क्या सूत्र होता है, संकुलन दक्षता बराबर होता है परमाणुओं की संख्या, Z का मतलब परमाणुओं की संख्या, गुणे एक गोले का आयतन। क्योंकि जो परमाणु होता है वो गोले की आकृति का होता है, तो मतलब ऊपर कुल आयतन भी आप लिख सकते हो, कुल परमाणुओं का आयतन, ऐसे भी आप लिख सकते हो सूत्र में, या आप लिख सकते हो कि परमाणुओं की संख्या गुणे एक गोले का आयतन बटे में इकाई सेल का कुल आयतन। तो यहाँ पर इकाई सेल क्या है, घन है, और घन की अगर कोर को हम A मान लें तो हम इस सूत्र को अगर A मान लें तो जो इकाई सेल का कुल आयतन हो जाएगा वो भुजा क्यों हो जाएगा, क्योंकि घन का आयतन भुजा होता है। तो इस सूत्र को आप ऐसे लिख सकते हो, Z गुणे एक गोले का आयतन कितना होता है भाई, 4/3 पाई r क्यूब, और बटे में आ जाएंगे इकाई सेल का कुल आयतन। इकाई सेल चूंकि एक घन है और घन की कोर को अगर हमने A माना है तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, A क्यूब हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा भाई 100। और चूंकि ये हमने जैसे 100 से गुणा किया, इसका मतलब ये परसेंटेज में आएगा, आपका संकुलन दक्षता जो आएगी वो परसेंटेज में आएगी। और संकुलन दक्षता को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PE से। PE का मतलब होता है पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है ना, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में PE से लिखा जाता है। तो ये संकुलन दक्षता का सूत्र होता है, और उम्मीद करता हूं कि संकुलन दक्षता को आप जान गए होंगे कि संकुलन दक्षता क्या होती है। संकुलन दक्षता का सूत्र भी आप समझ गए होंगे। अगर इतना कुछ आप समझ गए हैं और इसके पहले की क्लास को आपने देखा है, तो अभी चलिए हम आपको बताते हैं कि जो सरल घनी एकक कोष्ठिका होती है उसके संकुलन दक्षता की गणना हम कैसे आपको करके यहाँ पर बताते हैं। कितनी होती है भी आप जान जाओगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं, चलिए भाई, सरल घनी एकक कोष्ठिका की ओर, और उसमें हम संकुलन दक्षता की गणना करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको रफ कर देते हैं। क्लास को देखिए भाई अंत तक कीजिए, और जब क्लास को अंत तक करोगे तभी आपको पूरी बात अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर हम संकुलन दक्षता निकालना बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। संकुलन दक्षता किसके लिए भाई, SCC के लिए, यानी सरल घनी एकक कोष्ठिका, सरल घनी एकक कोष्ठिका के लिए, है ना।
किसकी गणना करेंगे यहाँ पर? कोष्टिका के लिए संकुलन दक्षता की गणना, ठीक है, के लिए संकुलन दक्षता की क्या करेंगे हम यहाँ पर? गणना करेंगे, संकुलन दक्षता की गणना करेंगे। देखिए आपको इसमें क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको जो परमाणु त्रिज्या है, ठीक है, और जो कोर की लंबाई है उसमें आपको रिलेशन पता होना चाहिए। साथ ही में आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस एकक कोष्टिका के लिए संकुलन दक्षता की गणना करते हो उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। मैंने बताया था कि जो सरल घनी एकक कोष्टिका होती है उसमें जो अवयवी कण होते हैं वो घन के कोनों पर स्थित होते हैं, बाकी कहीं पर नहीं स्थित होते हैं। तो घन के कोने यहाँ पर 8 होते हैं और मैंने कहा था इसमें जो परमाणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है भाई? 1 होती है, क्योंकि एक परमाणु का जो भाग होता है वो कितना होता है? 1/8 होता है। 8 होते हैं तो 8 को 1/8 से गुणा करते हैं तो आ जाता है 1 परमाणु। मतलब सरल घनी एकक कोष्टिका में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि माना ये जो मैंने आपके सामने घन बनाया है, माना जो है एकक कोष्टिका यानी जो क्रिस्टल जालक है, एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई इसको मान लेते हैं स्मॉल a, ठीक है, कोर की लंबाई a, तथा परमाणु त्रिज्या कितनी भाई? स्मॉल r है। परमाणु त्रिज्या मतलब हमने कहा था ना इनके कोनों पर जो है परमाणु स्थित होते हैं, तो ये जो परमाणु होते हैं ये एक दूसरे के स्पर्श करते हैं। सरल घनी एकक कोष्टिका में जो परमाणु होते हैं या जो अवयवी कण होते हैं ये एक दूसरे के स्पर्श में रहते हैं। तो हम इस परमाणु की त्रिज्या को कितना मान लेते हैं? स्मॉल r। तो ये भी परमाणु की त्रिज्या स्मॉल r हो जाएगी। टोटल ये भुजा हो जाएगी आपकी a के बराबर। a जो है वो r + r यानी 2r के बराबर होगी। तब a बराबर कितना हो जाएगा भाई? 2r। दोनों की त्रिज्याओं के योग से प्राप्त होगा हमें कोर की लंबाई, क्योंकि कोर की लंबाई टोटल a है और यहाँ पर त्रिज्या r जोड़ेंगे तो a के बराबर ये आएगा, यानी a बराबर 2r। ये होता है क्या भाई? कोर की लंबाई और परमाणु त्रिज्या में संबंध। ये आपको पता होना चाहिए। z का मान कितना होता है? सरल घनी एकक कोष्टिका के लिए z का मान भाई 1 होता है। मैंने परमाणुओं की संख्या आपको बताया था कल की वीडियो में, निकलना 1 होता है। तब संकुलन दक्षता बराबर लिखेंगे, संकुलन दक्षता बराबर सूत्र लगना PE बराबर पैकिंग एफिशिएंसी बराबर। मैंने कहा था कि Z गुणे एक गोले का आयतन 4/3, अगर त्रिज्या को स्मॉल r माना तो r3 बटे में मैंने बताया कि जो आपका एकक कोष्टिका है उसका आयतन, तो चूंकि घन का आयतन, घन की भुजा अगर a है तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब। अगर गुणा 100 से कर देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। सिंपल है। तो ये आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। देखिए भाई Z का मान कितना है? 1 है, गुणे 4/3, पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणे में r3 है तो r3 वैसे ही लिख देंगे, बटे में आ जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा? बटे में आ जाएंगे भाई यहाँ पर। और जो a बराबर मैंने मान निकाला है, कितना निकाला? 2r, तो यहाँ पर लिख देंगे 2r, चूंकि a³ था तो क्यूब कर देंगे और गुणे में भाई 100 कर देंगे और ये आएगा हमारा परसेंटेज में। तो पैकिंग एफिशिएंसी बराबर आपका हो जाएगा, देखिए भाई कितना हो जाएगा? 4 गुणे 22 है ना, और बटे में आपका हो जाएगा 3 गुणे 7 और गुणे में r3, पूरे के बटे में आपका हो जाएगा 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, r का क्यूब करेंगे r3 हो जाएगा, गुणा यहाँ से 100 से कर देंगे तो ये आपका परसेंटेज में बदल जाएगा। इसको हल करते जाएंगे। देखिए बहुत सिंपल है, बस आप समझते जाइए। यहाँ पर देखिए ये r3 से r3 आपका कैंसिल हो जाएगा और देखिए यहाँ पर 4 से 8 को काटेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 से आप 22 को काटोगे 11 हो जाएगा। तो वो ये जो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी? देखिए ऊपर बचा 11, 11 और 100 का गुणा कितना हो जाएगा भाई? 1100 और बटे में आ जाएंगे 3 और 7 का गुणा करेंगे, 7 त्रिक कितना हो जाएगा? 21। ठीक, ये परसेंटेज में आएगा। इसको भाग दे करके आप देख सकते हो आराम से, ये 52.3 कुछ करके आएगी। ठीक है, परसेंटेज। इसको पूरा 52% लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है? 52%। यानी अवयवी कणों द्वारा जो घेरा गया स्थान होगा वो टोटल कितना होगा भाई? 52% होता है सरल घनी एकक कोष्टिका के लिए। बताओ भाई, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगी उम्मीद करता हूं, और अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब हम बढ़ेंगे आगे
और आगे गणना करेंगे किसकी भाई, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की और BCC मतलब काय केंद्रित एकक कोष्टिका की। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। चलिए भाई इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं ना। आपको लिखना है तो 52.3 भी लिख सकते हो, और आपको लिखना है तो केवल 52% भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ये लिखा जाता है। इसको रफ करें। अब आ जाएंगे इसी तरीके से हमारा नंबर 2 आपका हो जाएगा फलक केंद्रित। क्या हो जाएगा भाई, इसको पूरा रफ कर देते हैं। संकुलन दक्षता की गणना करेंगे फलक केंद्रित, क्या बदलना है इसको समझ लीजिए। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका के लिए संकुलन दक्षता की गणना यानी FCC, ठीक है ना। यहां पर देखिए बात करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, काम वही करेंगे। माना कोष्टिका कोर की लंबाई जो है, कोष्टिका के कोर की लंबाई a, परमाणु त्रिज्या r है, तो पहले हम इस कोर की लंबाई और परमाणु त्रिज्या में संबंध फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। और सबसे पहले हम ये तो जाने कि जो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका होती है वो क्या होती है भाई, है ना, उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, ये सब आप जब जानोगे तभी आप निकाल पाओगे। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका क्या होती है भाई। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, इसमें जो अवयवीकरण होते हैं वो घन के कोनों पर तो स्थित होते ही हैं, साथ में इनके फलकों पर भी स्थित होते हैं, ये मैंने बताया था। तो 8 घन के कोने होते हैं, 8 घन के कोनों पर स्थित होते हैं अवयवीकरण, ठीक है ना। तो मैंने कहा था 8 × 1/8, क्योंकि एक कण का जो भाग होता है वो 1/8 होता है इन पर स्थित कोनों पर, और प्लस इनके 6 फलकों पर रहते थे, 6 × 1 फलक पर कितना भाग होता है क्या अवयवीकरण का, 1/2 होता है। इसको हल किया था 1 + 2 = 6, कितना आ गया था 4। यानी जो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका थी उसमें जो परमाणुओं की संख्या थी वो कितनी थी भाई, 4। तो यहाँ पर परमाणुओं की संख्या Z का मान कितना रख देंगे भाई, 4 रख देंगे, ठीक है। और A में A = 2R नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा भाई। इसमें मैंने बताया था कि जो आपका परमाणु होता है वो फलक के केंद्र में स्थित होता है। मैंने कहा था कि जो अवयवीकरण कोनों पर स्थित होते हैं ये एक दूसरे के यहाँ पर स्पर्श में नहीं होते हैं, ये सरल घनीय एकक कोष्टिका में होते हैं। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में ये स्पर्श में होता है, बीच में जो होता है वो यहाँ पर कोने पर रखे वाले परमाणु के स्पर्श में होता है और इस कोने पर रखे वाले परमाणु के स्पर्श में होता है, ऐसे होता है भाई, थोड़ा समझिएगा इसको। ये ऐसे स्पर्श में होता है, जो बीच में होता है, यानी कोई अगर बीच में दीवार बनी है तो बीच में जो आपका परमाणु है वो कोनों पर स्थित परमाणुओं के स्पर्श में होता है, बल्कि ये और ये कॉर्नर पर स्थित जो परमाणु होते हैं वो स्पर्श में नहीं होते हैं, बल्कि जो बीच में होता है वो इन दोनों के स्पर्श में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप सभी लोग समझ सकते हो कि ये जो है इस रेखा को जब टोटल हम मिलाएंगे तो ये आपके हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आपका एक वर्ग बन रहा है, घन है ना, घन की सभी भुजाएं बराबर होती और सभी भुजाएं बराबर होने का मतलब क्या, वर्ग। तो यहाँ पर आप इस फिगर को ऐसे समझ सकते हो, अगर फिगर को समझना चाहो तो कुछ फिगर ऐसे बना हुआ है, ऐसे, ठीक, और ये लाइन ऐसे आई हुई है, फिर ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसमें ये भुजा भी आपकी कितनी है भाई, ए है, कोर की लंबाई को हमने ए माना है, ये भुजा हमारी भी ए है, और ये टोटल लंबाई की अगर हम बात करें तो ये आर है, और यहाँ पर ये पूरा वृत्त है, आर है, आर है, आर है। आर कितनी बार हुआ, 4 बार हुआ। तो मतलब यहाँ पर जो ये टोटल लंबाई हो जाएगी वो 4R हो जाएगी, और ये लंब हो जाएगा ए, आधार हो जाएगा ए। पाइथागोरस प्रमेय सभी लोग जानते हो, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है, लिख देंगे Z = 4। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि जो कण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कण यहाँ पर 4R है, इसका स्क्वायर कर देंगे, लंब हमारा a है और आधार भी हमारा a स्क्वायर हो जाएगा। 4R का स्क्वायर करेंगे तो 16R स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 16 को काटेंगे 8 हो जाएगा, यानी a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 8R स्क्वायर। a का मान निकालेंगे तो √8R स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा, अंडर रूट में बदल जाएगा, और अंडर रूट से 8 बाहर निकलेगा 4, ये कितना हो जाएगा भाई, 4 दूनी 8 होता है, यानी 2√2, और ये हो जाएगा r। सॉल्व करोगे तो a√2r मिलेगा। ये परमाणु त्रिज्या और कोर की लंबाई में रिलेशन मिल गया। हमको यही चाहिए, परमाणुओं की संख्या और a और r में संबंध, और उसके बाद हम डायरेक्ट संकुलन क्षमता निकाल लेंगे, ठीक।
अब लिखेंगे 9 संकुलन क्षमता। इसको थोड़ा रफ कर दें भाई, क्योंकि हमारे पास प्लेस कम है, आप सभी को पता है। आप यहाँ पर किसकी गणना करेंगे भाई? संकुलन दक्षता की। हमने अभी आपको बताया कि जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो बराबर होती है जेड गुणे एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बटे में जो एकक कोष्ठिका होती है उसका आयतन। तो यहाँ पर जो कोष्ठिका है उसका आयतन की बात करें तो उसकी भुजा अगर ए है तो उसका आयतन ए क्यूब हो जाएगा, भुजा क्यूब, और गुणे 100 कर देंगे तो ये दक्षता आपकी परसेंटेज में आ जाएगी। तो चलिए पैकिंग एफिशिएंसी को निकालते हैं बहुत ही आसानी के साथ। जेड का मान कितना है एफसीसी के लिए? जेड का मान आपका है टोटल भाई 4 गुणे 4/3, पाई का मान 22/7। आर की अगर हम बात करें त्रिज्या की तो इसको वैसे रहने देंगे, पूरे के बट्टे में आ जाएंगे ए क्यूब। ए का मान 2√2 आ रहा है, ए क्यूब हो जाएगा 2√2, ठीक, गुणे 2√2 गुणे में 2√2। देखिए 2√2 आर रखेंगे जब ए क्यूब के स्थान पर, चूंकि क्यूब है 3 बार गुणा करेंगे, आर का 3 बार गुणा करेंगे आर क्यूब हो जाएगा, और गुणे में 100, और ये आएगा हमारा परसेंटेज में, ठीक। ए के स्थान पर मैंने 2√2 आर रखा और ए क्यूब था तो 3 बार मल्टीप्लाई किया, बस इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर अगर देखें तो देखिए 2 और 2 का गुणा 4 से, ये 4 ऊपर वाला कैंसिल हो गया, और 2 से काटेंगे इस 4 को तो यहाँ 2 बचेगा आपका, और फिर √2 का गुणा भी तो 2 ही आएगा, तो ये 2 से ये वाला 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर देखिए तो आर क्यूब से आर क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा, तो पैकिंग एफिशिएंसी बराबर आपका आ जाएगा 22 बचा, बटे में आपका बचा 3 और 7 का गुणा, ऊपर 100 भी तो बचा, 100 भी तो गुणे में है, और 3 और 7 का गुणा 21 हो गया, नीचे आपका एक बचा √2, बस इतना ही तो बचा। चलिए वैल्यू रख देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 22 गुणे में 100 यानी 2200, और बटे में 21, और √2 का मान कितना होता है 1.414, यही तो होता है, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पर आपको क्या कर लेना है भाई? सॉल्व कर लेना है अच्छे तरीके से। यहाँ पर इसको क्या कर लेना है? आपको सॉल्व कर लेना है, बहुत ही आसान तरीके से आपका सॉल्व भी हो जाएगा उम्मीद करता हूँ। और सॉल्व करने पर आपको देखिए पैकिंग एफिशिएंसी बराबर आपको मिल जाएगी 73.26%। भाग करना है, सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। तो 73.26% का मतलब टोटल हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि हमारी कितनी आ जाएगी? 74%, लगभग मान के चलते हैं 74%, ठीक है ना। किसी को कोई समस्या हो तो बताए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं देखिए यहाँ पर आपको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, देखिए आपको ये याद रखना है कि जो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में संकुलन दक्षता होती है वो 74% लगभग होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको हल करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ओके। हाँ कि आप कहिए कि इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। इसमें भाई 74%, एसएससी के लिए 52%, ठीक है ना। चलिए अब इसी तरीके से हमारा अगला है, ये नंबर 2 था, फलक केंद्रित एसएससी एकक कोष्ठिका के लिए संकुलन प्रभाज की गणना। अब जो तीसरा आता है वो आता है हमारा बीसीसी, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका के लिए संकुलन प्रभाज की गणना, जो थोड़ा सा कठिन हो जाता है और अक्सर आप लोगों को दिक्कत होती है। चलिए इसको भी यहीं पर हम बता देते हैं और खेल ये खल्लास कर देते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को मज़ा आ रहा होगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। क्लास को अंत तक करते हो तभी आपको पूरी बात समझ में आती है, वीडियो भी अच्छा लगता है, ठीक है, और सारी बात समझ में आ जाती है, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, ठीक है ना। अगली क्लास आपको देखिए भाई न्यूमेरिकल की मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नंबर 3 बात करेंगे काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका के लिए किसकी गणना करेंगे? संकुलन प्रभाज या संकुलन दक्षता की गणना करेंगे। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका को हम बोलते हैं बीसीसी, यानी बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। चलिए भाई संकुलन प्रभाज की गणना कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए हार्ड पड़ जाता है। क्या करना है इसमें, सबसे पहले आप जानिए तो बीसीसी क्या होता है। बीसीसी में मैंने ये बताया था कि जो अवयवी कण होते हैं वो घन के कोनों पर तो स्थित होते ही हैं, घन के कोनों के साथ साथ जो एक अवयवी कण होता है वो इसकी बॉडी के अंदर उपस्थित होता है। एक परमाणु क्या होता है? इस घन की बॉडी मतलब इस घन के आयतन में स्थित होता है। तो टोटल अवयवी कण कितने उपस्थित होते हैं भाई? 8। एक का कितना भाग होता है? 1/8 भाग होता है, प्लस एक परमाणु जो होता है वो पूरा इसके बीचों बीच में यानी बॉडी के बीच में स्थित होता है।
तो टोटल इसको हल करते हैं तो जो परमाणुओं की संख्या आती है 1 + 1 बराबर कितनी आ जाती है 2, यानी BCC के लिए जो परमाणु की संख्या होती है वो 2 होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या, हमने कहा था कि जो परमाणुओं की संख्या होती है उसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणुओं की संख्या इसमें 2 होती है। और मैंने आपको बताया था कि जो बीच में ये परमाणु स्थित होता है इसके बॉडी में, एका कोष्ठका के बीच में जो परमाणु स्थित होता है वो जो कोनों पर स्थित आपके परमाणु या आपके अवयवी कण होते हैं उनके ये स्पर्श में होता है। क्या होता है भाई, ये ऐसे स्पर्श में होता है, ऐसे मतलब ये आपस में स्पर्श नहीं करते, तो सिंपल की उसमें है सरल घनीय क्या कोष्ठका में, बल्कि जो बीच में आपका जैसे कमरे के बीचों बीच में कोई आपका गेंद रखा हो तो वह कोनों पर स्थित गेंदों के संपर्क में हो, स्पर्श में हो, ऐसी बात कही गई। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कोर की लंबाई में और त्रिज्या में संबंध पहले ज्ञात करना होगा संकुलन प्रभाज ज्ञात करने से पहले, और वही आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या पड़ जाता है सबसे कठिन। चलिए मैं आपको बताता हूँ एकदम सिंपल तरीके से। अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो इसको थोड़ा सा मैं फिगर के तरीके से समझाता हूँ। ये लाइन ऐसे लाऊंगा पहले, ठीक, फिर इसको ऐसे, ये पूरा नीचे वाला तल हम बनाएंगे ऐसे, ठीक, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये मैंने जो बनाया नीचे वाला तल बनाया है, क्यूबिक का नीचे वाला तल है, ठीक। और यहाँ पर क्या है आपका, इसको हम मिला देते हैं, ये आपका विकर्ण हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो बीचों बीच में आपका ये परमाणु स्थित है। ये घन के कोनों पर स्थित परमाणु के स्पर्श में है, और यहाँ पर जो घन का कोना है इस परमाणु के स्पर्श में है, ऐसे, ठीक। परमाणु की त्रिज्या को यदि r माना है तो ये टोटल गोला के व्यास हो जाएगा, और व्यास में 2 त्रिज्याएं होती हैं, यानी r + r हो जाएगा। यहाँ पर भी r हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ तो भाई देखने को मिल रही, क्या देखने को मिल रही, कि जो ये वाला है, ये वाली जो भुजा है, ये तो टोटल 4r हो गई, ठीक, 4r तो हो गई। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को ये मिलेगी कि ये भुजा ऐसे आई, देखिए ऐसे इस पर आई है, और उसके बाद फिर यहाँ पर मुड़ गई, फिर यहाँ पर मुड़ गई। तो मतलब इसमें हमें लंब और आधार नहीं मिलता है। जब लंब आधार मिलता नहीं तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा नहीं सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इस लाइन को इससे मिला देता हूँ, ऐसे, ध्यान से समझिएगा। जब इस लाइन को ऐसे मिला देता हूं तो ये चूंकि ये आपका नीचे एक वर्ग है, एक वर्ग का हो जाता है विकर्ण, और वर्ग का विकर्ण कितना होता है, √2 गुणे भुजा होता है, सभी को पता है। तो यहाँ पर जो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा वो √2 गुणे भुजा कितनी है, a। यहाँ पर ये तो भुजा ही है, कोर ही है, तो घन की भुजा कोर की हो गई आपकी a। और टोटल ये जो सामने वाली ये हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी, जो कि 1r 2r 3r 4r से मिलकर बनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a व r में संबंध। a क्या है यहाँ पर, कोर की लंबाई, r क्या है, परमाणु त्रिज्या। कैसे संबंध निकालेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना भाई, 4r, इसका स्क्वायर बराबर, लंब यहाँ पर a है, और बात करें यहाँ पर जो आधार बना है वो √2a बना है, यानी जो आपका वर्ग है उसका विकर्ण बना है, इसका स्क्वायर कर देंगे। 4r का स्क्वायर 16r स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2a का स्क्वायर a स्क्वायर, 16 आपका कितना हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर 2 और a कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर। तो ये 3 इधर बटे में आएगा, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16r स्क्वायर बटे में 3। a बराबर निकालेंगे √16r स्क्वायर, और बटे में कितना हो जाएगा 3। 16 अंडर से बाहर निकलेगा 4 हो जाएगा, r स्क्वायर अंडर से बाहर निकलेगा r हो जाएगा, √3 अंडर से बाहर नहीं निकल सकता तो बटे में √3 हो जाएगा। a बराबर कितना हो गया, a बराबर आप गया आ गया 4r बटे में √3। तो ये आपका आ गया कोर की लंबाई और परमाणु त्रिज्या में संबंध। अब अगर ये आपको पता चल गया है, परमाणुओं की संख्या आपको पता चल गई है, तो संकुलन प्रभाज की गणना करना बहुत आसान। तब पैकिंग एफिशिएंसी बराबर मैंने सूत्र बताया, परमाणुओं की संख्या गुणे एक गोले का आयतन 4/3 πr³ बटे में जो आपका क्रिस्टल जालक उसका कुल आयतन, क्रिस्टल जालक एक घन के रूप में है, घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब, भुजा a मानी मैंने तो भुजा क्यूब 100 से गुणा कर देंगे तो ये जो संकुलन दक्षता है वो हमारी परसेंटेज में हो जाएगी। पैकिंग एफिशिएंसी बराबर आपकी आ जाएगी z। परमाणुओं की संख्या कितनी है इसमें भाई, काय केंद्रित में 2 है तो 2 रख देंगे, गुणे 4/3, पाई का मान 22/7 होता है, गुणे में आ जाएंगे,
आर क्यूब है, आर क्यूब लिख देंगे, बटे में आ जाएंगे ए का मान आया है 4r बटे में √3, या आप कह सकते हो ए स्क्वायर का मान इतना है तो आप चाहे ऐसे रख दीजिए, ए का मान रखिए यहाँ पर, चलिए पूरा पूरा रख देते हैं, 4r और बटे में √3 है। पहले संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 बटे √3 गुणे 4 बटे √3, ये सबसे आसान हो जाता है क्योंकि क्यूब है, क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, और उसके बाद r है तो r का गुणा करेंगे r क्यूब, और गुणे में भैया 100 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा परसेंटेज, ठीक, क्योंकि 100 से गुणा करने पर कोई भी संख्या परसेंटेज में बदल जाती है। ये r क्यूब से r क्यूब पूरा पूरा कैंसिल हो गया। देखिए √3 का गुणा 3 हो जाएगा, और 3 से ये बटे वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और देखिए 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2 और ये 2 कम 2 2 1 कम मतलब 22 हो जाएगा। अब ये देखिए कितना आ जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू, ऊपर बचा 11 और बचा 100, 11 और 100 का गुणा 1100, बटे में बचा 7, ठीक, तो लिखा बटे में 7, और बटे में बचा भाई 4 तो 4 लिखा। ये √3 जो बटे में है ये जाता है ऊपर अंश में, तो ऊपर लेकर चले गए हम √3, ठीक। अब मान रख देंगे, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 1100, और √3 का मान होता है 1.7321, बटे में आ जाएगा 7 चौक 28। ऊपर वाली संख्याओं का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई करने के पश्चात हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो भाग करने पर आपको लगभग वैल्यू मिलती है 67.981। कितनी मिलती है, 67.981। इसको करीब करीब हम लिख सकते हैं 68%। तो हम यहाँ से ये चीज़ कहते हैं कि जो संकुलन प्रभाज होता है काय केंद्रित एका कोष्ठका में जो अवयवी कणों द्वारा घेरा गया स्थान होता है वो आपका 68% होता है। कितना होता है भाई, 68% होता है। आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया कि जो FCC है, BCC है, SCC है, ठीक, इनके संकुलन प्रभाज की गणना हम कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पूरी क्लास में अच्छे से समझा दिया है। कहीं पर कोई दिक्कत हो वीडियो को रिवर्स कीजिए, आपको एक एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।